filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. हमारे 8 भाई जिनको कतर में जासूसी के बेबुनियाद आरोप के तहत फांसी की सजा दी गई थी, उनको अब कतर ने छोड़ दिया है। कहानी कुछ ऐसी हुई कि वहां पे एक कंपनी में ये काम करते थे आठों के आठों इंडियन नेवी के वेटरन, हाईली क्वालिफाइड लोग। मुस्लिम दुनिया में एक तासुर पैदा होता, क्योंकि इजराइल के खिलाफ सब के सब है। हमास की पूरी लीडरशिप कतर में बैठी है और टॉप लीडरशिप तालिबान की कतर में बैठी है कि भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कतर ने बात करी है। पहले तो कतर के अमीर से प्रधानमंत्री जी मिले, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर भारत के साथ कोई भी बुरी चीज होती है या कोई बुरी खबर भारत को मिलती है, उसी में पाकिस्तान अपनी जीत ढूंढ लेता है। डॉक्टर एस जयशंकर पहुंच जाते हैं ईरान और ईरान से पूरा दबाव डालने की कोशिश करते हैं। एनएसए भारत के अजीत डोवाल साहब ये पहुंच जाते हैं कतर और वहां पे बात करते हैं लगातार और कई फ्लाइट्स लेते हैं, कई ट्रिप्स लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे 8 भाई जिनको कतर में जासूसी के बेबुनियाद आरोप के तहत फांसी की सजा दी गई थी, उसके बाद उसको उम्र कैद, 3 साल की सजा, 4 साल की, 10 साल की, 20 साल की, अलग अलग लोगों को अलग अलग सजा दी थी, उनको अब कतर ने छोड़ दिया है। 8 में से 7 भारत पहुंच चुके हैं और एक अकेला बंदा वहां पे है, वो आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। देयर इज सम डॉक्यूमेंटेशन टू बी डन। तो हमारा 8वां भाई भी बहुत जल्दी यहां पे लौटने वाला है। दोस्तों, इसके पीछे स्टोरी क्या है? दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी हुई कि वहां पे एक कंपनी में ये काम करते थे आठों के आठों इंडियन नेवी के वेटरन, हाईली क्वालिफाइड लोग। तो ये काम कर रहे थे एक स्मॉल सबमरीन प्रोजेक्ट में। इनके ऊपर इल्जाम ये लगाया कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी करी। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जब आप बात करते हैं ना इजराइल के लिए, तो मुस्लिम दुनिया में एक तासुर पैदा होता, क्योंकि इजराइल के खिलाफ सब के सब हैं। कुछ हैं जो नहीं है, लेकिन ज्यादातर इजराइल के खिलाफ हैं, कतर खास तौर से। और कतर क्यों जरूरी है, मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप समझ जाइए कतर क्यों जरूरी है। दोस्तों, हमास की पूरी लीडरशिप कतर में बैठी है और टॉप लीडरशिप तालिबान की कतर में बैठी है। यानी कि जो ऐसे वैसे काम करते हैं सारे के सारे कतर में बैठे हैं। और कतर बहुत अमीर मुल्क है, कहते हैं कि कतर तेल के ऊपर तैरता है, इतना पैसा है कतर के पास। तो कतर ये सब चीजें करता है, पहली बात। दूसरी चीज, भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा एक एस्टिमेट है, या फिर आप कह लीजिए एनालिसिस है मेरा, कि भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कतर ने बात करी है। लेकिन हुआ क्या? प्रेशर डालने के बाद ठीक है, उनको सजाए मौत सुनाई गई। भारत में बड़ा शॉक लगा सबको, लेकिन फिर इमीडिएटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरकत में आए और यही चीज बात करिए। वो जो 7 पहुंचे हैं, उन लोगों ने यही बोला है कि अगर प्रधानमंत्री जी इसमें दखल नहीं देते तो ये लोग वापस नहीं आते। और बड़े, जिसको कहते हैं कि बड़े हिसाब से, पहले तो कतर के अमीर से प्रधानमंत्री जी मिले, उनसे क्या बात करी, क्या नहीं बात करी, इस सबको मीडिया से दूर रखा। यह भी बहुत जरूरी है, मीडिया से दूर रखना, क्योंकि मीडिया क्या है कि गोल गोल घुमा के 2+2 = 17 बेच देता है मार्केट में। अक्सर, मैं सारे मीडिया वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खबरें तोड़ मरोड़ के पेश करी जाती हैं। और जिस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कतर की, जिस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, वहां पे हर चीज को ऐसे देखा जाता है कि यह भारत सरकार ने ही बोला होगा, क्योंकि वो खुद ऐसे होते हैं। कतर का माउथपीस कौन है? कतर कौन से मीडिया हाउस को फंड करता है? दोस्तों, कतर जो है कौन से मीडिया हाउस को पैसा देता है, और वो मीडिया हाउस कतर का एकदम वफादार है। उस मीडिया हाउस का नाम है अल जजीरा। अल जजीरा कतर से फंडेड है। तो अल जजीरा ने यह बात घुमाना शुरू करा कि भारत के जो लोग थे वो जासूसी में पकड़े गए, उनको जासूस करार कर दिया गया। एक दुनिया भर में माहौल बन गया कि भारतीय पकड़े गए। पाकिस्तान में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि देखिए, वैसे तो पाकिस्तान कोई पॉजिटिव चीज कर नहीं सकता, कोई आविष्कार नहीं कर सकता, कोई खोज नहीं कर सकता, कोई वैक्सीन नहीं बना सकता, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर भारत के साथ कोई भी बुरी चीज होती है या कोई बुरी खबर भारत को मिलती है, उसी में पाकिस्तान अपनी जीत ढूंढ लेता है। खैर,
मोदी जी मिले कतर के अमीर को, उससे बातचीत करी। बीच में दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर पहुंच जाते हैं ईरान, और ईरान से पूरा दबाव डालने की कोशिश करते हैं और कतर वालों से भी बात करते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें ईरान कहां से आ गया बीच में? देखिए, जब यह बात होती है हमास की, पूरी जब बात होती है हमास की, जब बात होती है हिजबुल्ला की, जब बात होती है हुथीस की, तो फिर बात होती है ईरान की, क्योंकि ईरान इन तीनों को फंड करता है। और हमास की और हिजबुल्ला की सीनियर लीडरशिप बैठी कहां पे है? वो बैठी है कतर में। तो यानी कि ईरान और कतर के बीच में एक बहुत तगड़ा तालमेल है। भारत ने उस तालमेल का, उस भाईचारे का भी फायदा उठाया, क्योंकि भारत के अरबों डॉलर का निवेश ईरान के अंदर है। तो भारत ने बोला साहब ये स्टोरी है और आप जाके बात करिए। ऊपर से चुपचाप, बिना मीडिया में आए, बिना किसी को बोले, एनएसए भारत के अजीत डोवाल साहब ये पहुंच जाते हैं कतर और वहां पे बात करते हैं लगातार, और कई फ्लाइट्स लेते हैं, कई ट्रिप्स लेते हैं, और एक माहौल बनता है वहां पे। कतर के ऊपर कतर को रिक्वेस्ट भी करी जाती है और कतर को आंख भी दिखाई जाती है। मैं अक्सर बोलता हूं ना कि मोदी जी ने एक, वो आपने सुना होगा सुंदरकांड का, भय बिन होए न प्रीत। आप सब लोगों ने सुना होगा भय बिन होए न प्रीत। इसमें भय कौन है, प्रीत कौन है? इसमें भय जो है वो डोवाल साहब हैं और प्रीत जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर हैं। तो जहां पे प्रीत से काम नहीं चलता वहां पे भय आ जाता है। यानी कि डॉक्टर जयशंकर पहले उसको जाके समझाते हैं, जो नहीं समझता फिर डोवाल साहब को भेजा जाता है कि साहब ये प्यार से नहीं समझ रहे, अब इनको मार से समझाइए। तो दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने थ्रेटन करा है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन दोनों तरफ से प्रेशर डाला गया कतर। और फिर अचानक, उनको खुद नहीं पता था वो छूटने वाले हैं साहब, उनको खुद नहीं पता था कि वो छूटने वाले हैं। अचानक उनसे ये बोला गया कि आप अपने कपड़े वपड़े पैक करिए, और उन्होंने अपने कपड़े पैक करे, उनको गाड़ी में बैठाया और ले गए इंडियन एम्बेसी ले जाने के बाद उनको सीधा बोला कि आप जाइए एयरपोर्ट। वहां पे एक प्लेन वेट कर रहा था, कमर्शियल प्लेन, उसके अंदर वो लोग चढ़े और फट से आ गए भारत। लोगों को तब पता लगा जब वो भारत लैंड हो गए। एक खुफिया ऑपरेशन था बिल्कुल, इसमें ना मीडिया का इन्वॉल्वमेंट था ना किसी और की इन्वॉल्वमेंट थी। Let us get into this mode, let this feeling sink in. बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। Let's have 3 cheers for India. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो बैप्स का स्वामीनारायण मंदिर जो है यूएई में, जो अभी इनॉग्रेट होने वाला है। कुछ दिनों में मोदी जी वहां पे पहुंच जाएंगे और उसको कर देंगे इनॉग्रेट। लेकिन ये मंदिर क्यों जरूरी है? हाँ, बड़ी मीडिया में हलचल है। देखिए ऐसा है ना, दो बातें। सबसे पहली बात कि एक मुस्लिम देश, अरब देश, वो इलाका जहां से इस्लाम ने आगे बढ़ा, इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरब में। ये इलाका थोड़ा सा अलग है, लेकिन वही अरब कल्चर है, वही इनकी सोच है सब। लेकिन ये लोग खुल रहे हैं दुनिया के लिए, और यूएई के लिए बहुत जरूरी है कि यूएई दुनिया को ये बताए कि वहां पे सहनशीलता है, वहां पे अपनापन है, वहां पे सबको, जिसको कहते हैं कि एक साथ एक इक्वालिटी है धर्मों की, ये यूएई दिखाना चाहता है। तो इसके लिए जो भारत की कूटनीति है, जो भारत की डिप्लोमेसी है, उसको तो हम सल्यूट करते ही हैं। लेकिन हमें जो वहां के लीडर हैं यूएई के, जो वहां के शेख हैं, जिन्होंने बोला है कि हाँ आप ये जमीन लीजिए और आप अपना भव्य मंदिर बनाइए, हमें उनको भी एक बार सल्यूट करना चाहिए, उनको भी थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये मंदिर नहीं बन सकता था। देखिए दोस्तों, ये पूरा जो इलाका है ना, आप देखिए सऊदी अरब में भी अब लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप वुमेन को, औरतों को बोल सकते हैं कि अब आप गाड़ी चलाइए। उनको पहले अनुमति नहीं थी, अब औरतें गाड़ी चलाती हैं। औरतें बिना किसी मेल कंपेनियन के वो अपने घर से बाहर निकल सकती हैं अकेले। ये सऊदी अरब के लिए कुछ साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। आज की तारीख में सऊदी अरब ये कह रहा है कि साहब यहाँ पे नॉन मुस्लिम डिप्लोमैट्स के लिए शराब है, वो आए शराब पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों चेंज कर रहे हैं अरब देश, अपने आप को क्यों चेंज कर रहे हैं? दोस्तों कई कारण हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के, ये बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग, बड़े विजनरी किस्म के लीडर हैं। लेकिन एक और है इसके पीछे,
कारण, और ये कारण है कि द अरब्स आर लुकिंग एट पोस्ट ऑयल। दोस्तों, तेल खत्म होने वाला है 20-30 साल में, और एक बार तेल खत्म हो गया उसके बाद क्या, पैसे कहां से आएंगे, घर कैसे चलेगा? तो आपको यूएई को, और यूएई है काफी हद तक, लेकिन सऊदी अरब जैसे देशों को जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट थे, आपको इनको फाइनेंशियल हब बनाना पड़ेगा, आपको टूरिज्म हब बनाना पड़ेगा, आपको कॉमर्स बिजनेस का हब बनाना पड़ेगा, तब जाके पैसा आएगा, वरना ऐसे पैसा नहीं आ सकता दोस्तों। तो इसीलिए ये सब मेहनत चल रही है कि दुनिया भर को इनवाइट करिए, बोलिए कम टू सऊदी अरेबिया, कम टू यूएई, आप आइए, स्वागत है आपका, आइए। आप हिंदू हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, सिख हैं गुरुद्वारा जा सकते हैं, ईसाई हैं चर्च जा सकते हैं, और मस्जिद तो है ही वहां पे क्योंकि मुस्लिम देश है। तो इसके चलते उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि बोला एवरीबडी इज वेलकम, सबका स्वागत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक विन यूएई के लिए भी है। तो दोस्तों, यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।